नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज बात करेंगे आपातकाल के 50 साल की। दरअसल मौजूदा समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है, लेकिन एक वाकया ऐसा भी हुआ जब प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया था। 25 जून 1975 ये वही समय जब देश पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी थोप दी थी। उस दिन को आज भी भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय कहा जाता है। लोकतंत्र के दामन पर दाग लगाया था। संविधान को तार तार कर लोगों के मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। गिरफ्तारियों का दौर चला था। विपक्ष में उठने वाले हर आवाज को ताकत के दम पर दबाने का काम किया जा रहा था। इमरजेंसी के दौरान 21 महीनों तक इंदिरा गांधी ने तमाम मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। प्रेस का दमन किया गया था, उस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन किए गए थे। न्यायपालिका की स्वायत्तता को कम किया गया था। संसद का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था। गरीब किसानों की बात करें तो गरीब किसानों को बिजली पानी बंद करने की धमकियां दी गई थी। सभी लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन करते हुए जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी समेत विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लाखों पुरुषों की जबरन नसबंदी करा दी गई थी। अमानवीयता की सारी हदों को पार किया गया था। लेकिन कहते हैं कि रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, उजाला तो होता ही है। 21 महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भ्रम टूट गया और फिर देश में चुनाव हुए थे। लोकतंत्र के उस काले अध्याय को आज 50 बरस बीत चुके हैं। विपक्ष आज भी कांग्रेस को इमरजेंसी के लिए कटघरे में खड़ा करती है। बीजेपी तो बाकायदा 25 जून को संविधान हत्या के दिवस में मना रही है। इसमें हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। आज इन आयोजनों में केंद्र और राज्य के वरिष्ठ बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आपातकाल को काला अध्याय भी बता दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस पर लोकतंत्र को कैद करने और उसका हनन करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष यानी 50 साल पूरे हो चुके हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से खत्म करने का काम हुआ और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक ही बना लिया हो। जब आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू की गई थी तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था, ये पीएम मोदी अपने पोस्ट में लिखते हैं। आगे उन्होंने लिखा, आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया। साथ ही साथ मुझे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी लोगों से बहुत अच्छा सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो देखिए, आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, आपका तारुफ भी उनसे करवाऊंगी। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान को तार तार किया गया और कांग्रेस आज भी भले ही दबे मुंह से इसे गलत बताती हो, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर अभी भी कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि वो अपने उस फैसले को सार्वजनिक तौर पर उसकी कड़ी निंदा कर सके या फिर उसे गलत बता सके। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। प्रोफेसर डीएस चौहान जी, संघ विचारक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की ओर से, और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव नासियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज इंडिया पर। लेकिन शुरुआत मैं ममता त्यागी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। देश भी जानता है और आजकल की पीढ़ी भी ये जानती है, और शायद यही वजह है कि आप लोग अब हर जिले में कार्यक्रम भी करवा रहे हैं। और ये बखूबी आप समझते हैं कि आज की पीढ़ी को भी उस काले अध्याय के बारे में, उस काली रात के बारे में, उस दिन के बारे में और पूरे 21 महीने के दरमियान कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, उस दौर को आप कैसे याद करेंगे? वो युवा पीढ़ी तक तो आप पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। यह वो अध्याय है लोकतंत्र का काला अध्याय
जो कांग्रेस की असली मानसिकता को दिखाता है, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी अभी जो एक नीति चल रही है या एक कदम अपने आप को गलत एक आवरण के पीछे ढाकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो नारा देते हैं संविधान बचाओ और बाबा साहब का जो संविधान है और लोकतंत्र देश में खतरे में है। जबकि आज तक देश में सबसे बड़े संविधान के विरुद्ध जो कार्य किए गए हैं वो कांग्रेस पार्टी द्वारा ही किए गए हैं। ये लोकतंत्र की वो हत्या थी जो आज से पूरे 50 साल पहले की गई, जिसमें इवन मीडिया, कोई भी देशभक्त व्यक्ति को स्वतंत्र बोलने की आजादी ही नहीं थी। ये वो समय था जब लोगों को बिना किसी कारण सिर्फ जेल में ठूस दिया गया और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को जेल में बिना किसी कारण 1.5 साल तक बंदी बना लिया गया। जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी आज बात करते हैं आम आदमी के बारे में, कहते हैं कि आम आदमी का घर कैसे चलेगा, खाना कैसे चलेगा, वो कैसे अपने परिवार में जीवित रहेगा, वो शायद ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी के समय में न जाने कितने परिवार ऐसे थे जिन्होंने सारी रातें भूख के रह के कमाई, क्योंकि उनके घर का अकेला खाना कमाने वाला आदमी जो उसकी सोल अर्नर था उसे जेल में बिना किसी कारण डाल दिया गया। तो उन परिवारों की उन्हें कभी याद नहीं आई और आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक स्तर पर इसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो कांग्रेस का ये चरित्र जो ये अपने आप को एक पर्दे के पीछे छुपा के रखते हैं, जो अमानवीय चरित्र देश की जनता के सामने लाना और देश की युवा पीढ़ी को उनकी सच्चाई बताना नितांत आवश्यक है। क्योंकि देश की युवा पीढ़ी ने ना तो किसी सरकार को 2014 के बाद किसी भी राज्य सरकार को गिरते हुए देखा है, ना देश की युवा पीढ़ी ने यह देखा कि ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण मीडिया को कंप्लीटली बैक कर दिया जाए कि मीडिया सिर्फ वही बोलेगा जो इंदिरा गांधी जी बोलेंगी, जो वो लोग चाहेंगे। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को तो उस बात की जानकारी ही नहीं है। तो उसे सच्चाई देश के सामने लाने के लिए हमने ये कार्य शुरू किया है और ये नितांत आवश्यक है। क्यों? कल को कहीं ऐसा ना हो कि आज से 50-60 साल बाद फिर से कोई ऐसी इमरजेंसी दोहराई जाए और लाखों लोगों को देश में बिना किसी कारण जेल में डाल दिया जाए और इवन उनके परिवार वालों को उनसे मिलने तक ना दिया जाए। अगर आज के समय में आपके घर में या आसपास कोई बुजुर्ग हो जिसने इमरजेंसी की वो यातनाएं झेली हो तो वो बताएंगे। तो आप ऐसा क्यों सोचती हैं ममता त्यागी जी कि आज से 50-60 साल बाद फिर से ऐसी कोई नौबत आए देश में? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि एक स्लो नैरेटिव, स्लो पॉइजन की तरह एक चीज आगे बढ़ रही है। अगर आप राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के ट्वीट्स को लगातार फॉलो करें, जैसे हम लोग लगातार फॉलो करते हैं, तो वो एक भ्रांति या झूठे नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उस झूठे नैरेटिव्स में वो देश की युवा पीढ़ी को एंटेंगल करना चाह रहे हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाना चाह रहे हैं। वो एक छोटी सी कॉपी प्रतीक को, संविधान के प्रतीक को राहुल गांधी जी हाथ में लेके चलते हैं और आगे सबके आगे कहते हैं देखिए संविधान बचाओ, जिस संविधान को मुझे लगता है उन्होंने आज तक खुद ही पूरा नहीं पढ़ा है। और जानते हैं जब कोई व्यक्ति समझदार व्यक्ति होता है तो वो उसकी मूल प्रति को पढ़ना चाहता है, लेकिन संविधान की मूल प्रति तो मुझे लगता है कभी राहुल गांधी जी ने उसके पेज भी काउंट नहीं किए होंगे, कितनी तो उन्होंने कुंजी ले ली है। आप समझते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं या उन्हें लगता है कि एग्जाम में पूरा सिलेबस कौन पढ़ेगा, चलिए हम कुंजी ले लेते हैं, एक छोटा पार्ट ले लेते हैं और वो उसे बिना पढ़े लोगों के सामने दिखाते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि संविधान अगर मूल अधिकारों की बात करता है तो जिम्मेदारियां भी देता है, नैतिक जिम्मेदारियां भी देता है। मैं प्रोफेसर डीएस चौहान जी के पास जाऊंगी जो कि संघ विचारक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डीएस चौहान जी, आप कैसे याद करेंगे उस दंश को, उन यातनाओं को, उन प्रताड़नाओं को जो उस वक्त देश ने झेली और उन निर्दोष लोगों को भी जेल में डाल दिया गया? तमाम जो सरकारी संस्थानें थी, जो विधिका थी, विविधता थी, तमाम विधायिका ने सरेंडर किया। आप समझिए कि जो एक तरफ से संस्थाएं थी उन्होंने सरेंडर किया और विधायिका ने सरेंडर किया, तमाम दलों ने सरेंडर किया और उसको अब कांग्रेस जो है वो दबे मुंह से ही भले बोलती हो लेकिन सार्वजनिक मंचों पर उसकी निंदा नहीं करेगी अभी कांग्रेस। उसको आप कैसे याद करेंगे? डीएस चौहान जी। डीएस चौहान जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, उसको दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। संजीव नासिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। संजीव जी, आज 50 बरस पूरे हो चुके हैं। आज बीजेपी कार्यक्रम भी कर रही है और बीजेपी तो इसको काला अध्याय बताती ही है। आप लोग क्या कहेंगे? आपकी पार्टी या फिर आप
व्यक्तिगत तौर पर इसको क्या कहेंगे, क्या दर्शकों को आप कहना चाहेंगे इमरजेंसी को लेकर, या फिर क्या मानेंगे वाकई में कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त जो किया, जो 21 महीने थे वो यातनाएं, प्रताड़ित करना, सेंसरशिप प्रेस पर लगा देना, या फिर तमाम संस्थानों को सरेंडर करने पर मजबूर कर देना, अपनी पावर, अपनी शक्तियां बढ़ा लेना? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो 1975 का वो दिन, देश की वो लोग जो उस टाइम पे जिंदा थे और जिन लोगों ने बाद में उसके बारे में पढ़ा है और सुना है, वो उसको बिल्कुल काले अध्याय के तौर पे मानते हैं। और मैं तो एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि मेरे पिताजी इमरजेंसी के काल में जेल में रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो पार्टी अब इसका प्रचार कर रही है और काला अध्याय बता रही है, वो भी उसी पथ पे चल रही है। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने घोषित इमरजेंसी देश में लगा रखी है। वही इमरजेंसी जब प्रेस को कोई छूट नहीं थी बोलने के लिए, वही हालात आज देश में बना रखे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पलट दिया जाता है, उनको सूट नहीं करता है। दिल्ली में हमारा 11 साल सत्ता रही, हमारे ऊपर जिस तरीके के झूठे केस बनाए गए, हमारे नेताओं को डराया गया, जेल में ठोका गया, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार टिप्पणियां की। तो कुल मिला के देश ने, अभी ममता त्यागी जी बोल रही थी कि युवाओं को वो सब चीजें याद दिलाने की बात है। युवाओं को तो आप याद दिला रहे हैं कि ये इमरजेंसी का एक घोषित दौर है, जहां पर मीडिया को फ्रीडम नहीं है बोलने का। सारी एजेंसीज को आपने बिल्कुल अपने उस पर ला के रख दिया है। कोई भी ईडी सीबीआई के डर से आपने उन सब नेताओं को, जिन नेताओं ने दूसरी पार्टियां छोड़ के आपकी पार्टी में शामिल कर लिया, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाकी विरोधी दल के नेता हैं, उन पे झूठे केस बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के देश में लोकतंत्र के लिए वो दौर भी बहुत खतरे का था जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, और ये दौर भी वैसा ही चल रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि वो घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है। नहीं, लेकिन संजीव जी, अगर जांच एजेंसियां किसी पर आरोप लगता है, उससे पूछताछ करती हैं और उसको जेल में डालती हैं, उस पर कार्रवाई करती है, तो फिर आपको इससे दिक्कत हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि फिर वो सरकार उस पर नियंत्रण रखे हुए है। उस वक्त क्या था? उस वक्त क्या था जब जांच एजेंसियां सरेंडर कर रही थी? उस वक्त क्या था जब संस्थानें सरेंडर कर रही थी? इस बात से है कि वो नेता जो दूसरी पार्टी में, इनके खुद के नेता, देश के प्रधानमंत्री ने 70 लाख करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया था भाषण के दौरान, पब्लिक मीटिंग के दौरान, वो फिर पार्टी में शामिल हो गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। असम के मुख्यमंत्री को के इनके नेता आरोप लगाते थे, उनके सारे केसेस बंद हो गए, ईडी सीबीआई की फाइलें गायब हो जाती हैं। तो डाउट तब होता है जब सारी एजेंसीज सरकार के इशारे पे काम करती है। आज देश का मीडिया वो दिखाएगा जो देश का राजा चाहेगा। तो ये दौर भी अघोषित इमरजेंसी का है। हम लोगों को वो आपातकाल का दौर जो 50 साल पुराना था वो भी याद है, और अभी जो 50 महीने से चल रहा है ये भी हम लोगों को याद है। नहीं तो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है आज की पीढ़ी को और आने वाले भविष्य की पीढ़ी को ये बताना कि उस दरमियान कितना वो काला अध्याय या फिर क्या उसमें लोगों को झेलना पड़ा था, लोगों को जेल जाना पड़ा था, तमाम सरकारी संस्थानों पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण हो गया था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से उच्च न्यायालय या फिर न्यायालय के फैसलों को तो तब भी बदला गया था। आप अब की बात छोड़िए, तब भी तो बदला गया। तब भी क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी हारी, जब इंदिरा गांधी हारी उनको उनकी जीत को निरस्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने इमरजेंसी लागू की, उसके बाद उनको वैध ठहरा दिया गया। तो ये भी तो फैसला बदला इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसको याद दिलाने के लिए अब नरेंद्र मोदी जी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी के ही पथ पर चल के, और उन्होंने तो घोषित किया था, अनाउंस की थी इमरजेंसी, लेकिन नरेंद्र मोदी के काल में जो इमरजेंसी काल चल रहा है वो तो अघोषित है। पूरी तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने ना देना, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना मानना, ये सब दौर अब दिल्ली की, देश की जनता और युवा देख रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब ममता जी से ले लेती हूँ। ठीक है ममता जी, देश के सर्वोच्च न्यायालय के ये सरकार ने नहीं माना है,
इससे पहले ऐसा कभी ट्रेंड नहीं रहा है। ठीक है, ममता जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ममता जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से। ममता जी, अभी आपने संजीव जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि वो तो चलिए घोषित आपातकाल था, इमरजेंसी थी, ये वैसा ही दौर है, बस ये अघोषित आपातकाल है। क्या कहेंगे आप इस पर? वो ये कह रहे हैं कि अब भी तो यही होता है, अब भी तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल देते हैं, पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण है, नागरिकों को भी विपक्ष में बोलने की कोई उतनी स्वतंत्रता नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मुझे आम आदमी प्रवक्ता संजीव जी की बातें बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद लग रही हैं और ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने उस इमरजेंसी को, जो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने भी झेला था, वो जेल गए थे, उस चीज को आज के समय से कंपेयर करना, मतलब क्या कहना चाहिए, रेडिकुलस कहना चाहिए। क्यों कहना चाह रही हूँ मैं ये चीज? अगर किसी समय इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने अभी शब्द प्रयोग किया राजा, या कोई भी अपशब्द उस समय बोला जाना या बोलने की हिम्मत अगर कोई सोशल प्लेटफॉर्म और आप ही के चैनल पे कर रहा होता, तो अभी तक ये आपके चैनल के स्टूडियो पर पुलिस पहुंच चुकी होती और आप अभी जेल में होते और इस चैनल के जो ऑनर थे वो भी जेल में होते। शायद ये भूल रहे हैं और इन्हें शायद ये भी नहीं याद है कि अगर आम आदमी पार्टी की यही सरकार इंदिरा गांधी के समय में होती तो ये पहले 5 साल भी पूरे नहीं कर पाती, इसे कभी का बर्खास्त किया जाता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट अगर उस जगह इंदिरा गांधी जी होते और उनके अगेंस्ट कोई एक भी वाक्य बोल देता सोशल प्लेटफॉर्म पर, पर्सनली कहीं भी, तो वो फौरन जेल में होते। तो ये किस चीज की तुलना कर रहे हैं, किस पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये तो इसका जवाब खुद ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें देश के कोर्ट पे भरोसा नहीं है। इनके सारे वरिष्ठ नेता कोर्ट से जमानत पर बरी हैं, वो अभी अपने अपराधों से बरी नहीं हुए हैं, लेकिन इन्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इन्हें जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां इनसे पूछ रही थी कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, जब आपने वो योजना पे खर्च किया तो उसने आपका आउटकम क्या दिया और उसका हमें पूरा ब्यौरा दे दीजिए। अब जांच एजेंसियां अगर टैक्स पेयर के पैसों को इनसे जवाब मांगे तो इन्हें फिर से क्वेश्चन मार्क। तो देखा जाए तो ये खुद एक इंदिरा गांधी जी की तरह अपने आप को एक स्वमोटो, यानी अपने आप को अघोषित दिल्ली का राजा, केजरीवाल जी तो जैसे कहते थे भी थे कि मैं दिल्ली का दूल्हा हूँ, वो चुनाव प्रचार से पहले अपने आप को दिल्ली का दूल्हा या दिल्ली के राजा के रूप में प्रेजेंट करना चाहते, तो उसी मानसिकता से कह रहे हैं। लेकिन ये शायद ये भूल रहे हैं कि यही पार्टी, यही शब्द अगर पहले इंदिरा गांधी के समय में होते तो इनकी पार्टी का अब तक अस्तित्व खत्म कर दिया गया होता और इनके बिना किसी कारण के यहाँ पर तो ईडी क्वेश्चनिंग कर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है कि आपने 8500 करोड़ यमुना नदी पर खर्च कर दिया, उसका क्या हिसाब रहा, जो यमुना साफ नहीं हो पाई, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले कर डाले। इन्हीं की चीजें जो इन्होंने भ्रष्टाचार में की, इनसे सवाल पूछना अगर लोकतंत्र के विरोध जाना है तो मैं माफी चाहूंगी, इन्हें लोकतंत्र की डेफिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशन शायद दोबारा पढ़ना चाहिए। ठीक है संजीव जी, आप ये शायद मुझे लगता है कि आपको इसका भी ध्यान रहना चाहिए या फिर उसके भी आपको जिक्र करना चाहिए, जब राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेते हैं और वो ये कहते हैं कि संविधान जो है अब खतरे में है, यानी अघोषित इमरजेंसी है, संविधान खतरे में है, आप ये कहते हैं, आप उसकी निंदा नहीं करते हैं, नहीं जाऊंगा, नहीं आप उसकी निंदा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, आप उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, आप इसलिए उनकी निंदा नहीं करेंगे। नेताओं ने पब्लिक मीटिंग में यह कहा है कि हमारे को 400 से ज्यादा सांसद चाहिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम संविधान बदलेंगे। ये खुद इन लोगों के नेताओं ने बोला है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बार बार इस बात को रिपीट करते थे। 400 से पार क्यों नारा लगाया था इन्होंने? इसलिए लगाया था, और ये कोई, मैं आपको फैसले गिना सकता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं, कानून के मुताबिक उसको पलट दिया गया। देश का इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए देश के प्रधानमंत्री और अपोजिशन लीडर और तीसरे इंडिपेंडेंट देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उस फैसले को, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया। तो क्या हो रहा है? देश के संविधान में जिस चीज का उल्लेख है उसको पलट दिया गया। देश के में किसान 1 साल तक धरने पे बैठे रहे, आपातकाल नहीं था तो क्या था, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कुल मिला के देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश के पहलवान सुरक्षित नहीं है, देश के किसान सुरक्षित नहीं है। और ऐसे में अगर कोई भी खबर छपेगी तो उस खबर के खिलाफ कितने आपके पत्रकारों को जेल में भेजा गया है।
ठीक है, हमारे साथ अभिषेक कुमार जी हैं क्या? मैं एक बार उनसे कहूंगी कि अभिषेक कुमार जी क्योंकि पत्रकार के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं स्वागत करती हूं आपका। लेकिन इमरजेंसी को आप किस तरीके से देखेंगे? वो 1975 का, 1977 मार्च तक का वो 21 महीने का दौर, और अब बीजेपी जो है वो इसे पूरे एक जन अभियान के तौर पर ले जा रही है। उनका ये कहना है कि हम जो है वो आने वाली पीढ़ी को भी इस अध्याय के बारे में पता होना चाहिए, इस काले अध्याय के बारे में पता होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं, कैसे आप याद करना चाहेंगे उस दौर को? अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी हाँ जी, आवाज मिल रही है आपकी। देखिए, इमरजेंसी के मुद्दे पर जो चर्चा हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अर्थहीन चर्चा, क्योंकि दो पार्टी या दो विचारधारा से जुड़े लोगों की बातें हम सुन रहे हैं। इमरजेंसी क्या थी, इमरजेंसी क्यों लगी, इमरजेंसी लगाना कितना गलत था, और इमरजेंसी के बाद की परिस्थितियों में किस तरह से उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इमरजेंसी को तो कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता। जैसे गुजरात का 2002 का दंगा, जिसमें एक मुख्यमंत्री कहता है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसी तरह से इमरजेंसी और उसकी ज्यादतियों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे डिमोनेटाइजेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिट किया, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वैसे ही इमरजेंसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। खुद मेरे पापा भी इमरजेंसी में जेल में थे, उस वक्त स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट थे। मैं जानता हूं, मैं इमरजेंसी पर कई सारी किताबें पढ़ता हूं और इमरजेंसी के दौर के लोगों से मिलता हूं, तो जो बातें सामने आती है निश्चित तौर पर वो जस्टिफाई करने लायक नहीं है। लेकिन जो लोग आज इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, जरा उनकी करतूतों को भी जरा देख लेने की जरूरत है। अब संजय गांधी, अभी आपने फोटो दिखाई थी स्क्रीन पर, संजय गांधी की फोटो। संजय गांधी को इमरजेंसी के सबसे बड़े खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन संजय गांधी की पत्नी और संजय गांधी के बेटे को सांसद कौन बनाते हैं? वो लोग बनाते हैं जो इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस बनाते हैं। इमरजेंसी का खलनायक रक्षा मंत्री बंसीलाल, जिसने सरेआम लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गाली दी थी, उसके साथ गठबंधन कर उसे फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम 1996 में कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। इमरजेंसी के दौर में माफी मांगकर अंदर से जेल से बाहर निकलने का काम कौन करता है? क्या चंद्रशेखर ने किया? नहीं। क्या जॉर्ज फर्नांडिस ने किया? नहीं। क्या समाजवादी युवजन सभा के नौजवानों ने किया? कतई नहीं। वो किसने किया? संघ के लोगों ने किया। और आज राजनीतिक इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी की बात, जिन्हें इमरजेंसी के बारे में ABCD नहीं पता, कौन इमरजेंसी को जस्टिफाई कर सकता है? लेकिन इमरजेंसी की जब बरसी मनाई जा रही है तो जनता को यह भी तो बताया जाना चाहिए कि आपातकाल के बाद के दौर में जब इंदिरा गांधी की हार हुई, या 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी, या उसके बाद राजीव गांधी आए, नरसिम्हा राव आए या मनमोहन सिंह आए, तो किस तरह की लोकतांत्रिक पद्धति से सरकारें चलाई गई। एक डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। UPA 2 का दौर है, 2009 से 14 का। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में 86% बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे गए। और जब हम लौट के आते हैं नरेंद्र मोदी 2.0 की तरफ, 2019 से 24 की तरफ, तो केवल 7%, ओनली 7% बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं। ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या इमरजेंसी वो है जिस इमरजेंसी में आर्टिकल 352 के तहत इस देश के लोगों पर ज्यादतियों का रास्ता खोला गया? अगर ज्यादती हुई, ठीक है अभिषेक जी, मैं आपको जारी रखूंगी और चर्चा हमारी लगातार इस पर जारी भी रहने वाली है, क्योंकि आज बड़ा दिन है। आज बीजेपी से आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी से जन अभियान, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक उस क्या प्रताड़नाएं रही, किस तरीके का वो दौर रहा, क्या काला अध्याय था, और क्यों इसे एक ब्लैक चैप्टर के तौर पर या ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, उसके बारे में भी वो कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को अवगत करवाना चाहते हैं। इस पर हम आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा लगातार इसी पर हो रही है। आपातकाल के 50 बरस आज पूरे हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी इसको लेकर कार्यक्रम कर रही है जिले भर में, जहां पर वो ये चाहती है और ये मकसद है बीजेपी का कि वो आने वाली पीढ़ी को और मौजूदा पीढ़ी को भी उस काले अध्याय के बारे में अवगत करवा सके। लेकिन दूसरी तरफ अब चूंकि सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इस चर्चा में, डॉक्टर बादशाह आलम RJD की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादशाह आलम, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। आलम साहब, एक तरफ आप
बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, एक तरफ आप किस तरीके से हम अगर ये कहें कि आप लोग जो है वो ये कहते हैं कि फिलहाल जो अघोषित इमरजेंसी है उसका दौर चल रहा है। राहुल गांधी जब संसद में या फिर सार्वजनिक मंचों पर संविधान की कॉपी लहराते हैं और वो ये कहते हैं कि संविधान जो है वो खतरे में है, उस दौर को आप भूल जाते हैं, उस दौर को कांग्रेस भूल जाती है, राहुल गांधी भी भूल जाते हैं कि उस दौर में क्या हुआ था। 1975 से लेकर 77 मार्च तक 21 महीने के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, उनसे नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे, उसको याद नहीं किया जाता। लेकिन देखिए मैडम, मैं तो पहले आपसे शिकायत दलित मनीषा जी कि आपने हमें फ्रेम में लिया हुआ है। मैं बिल्कुल शुरू से चैनल पे ज्वाइन किया हुआ हूँ और आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया। तो क्या बीजेपी के आरजेडी के प्रवक्ता क्या किसी फ्रेम में आने के लिए थोड़ी आते हैं? वो अपनी पार्टी की विचारधारा को रखने के लिए आते हैं। नहीं सर, क्या है, मैं तो आपका पूरा सम्मान करती हूँ और न्यूज इंडिया नहीं सर, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी आपसे, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से, नाम में कंफ्यूजन की वजह से शायद हम आपको ले नहीं पाए और मुझे लगता है कि हम गलत जानकारी अपने दर्शकों को दें, इससे बेहतर है कि हम थोड़ा देर में दें लेकिन सटीक जानकारी दें। इसीलिए मैंने आपका वेट किया और उसको पुष्टि करने के बाद मैंने आपका इंटरप्ट करवाया है। सर आप अपनी बात रखिए। देखिए, उस इमरजेंसी को तो जो 25 जून 1975 में लगाई गई थी 21 महीने के लिए, उसको तो कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। वो एक घोषित इमरजेंसी थी, उसमें भी बहुत सारी उस वक्त के जो रहे लोग अपना उसका फायदा उठाए, हर चीजों पर बोलने पर पाबंदी लगाई, प्रेस पर पाबंदी लगाई, उसको तो कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता है, जो कि 21 महीने चली। और उसमें आप इधर 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने तो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है और आज 2025 तक लगी हुई है। ये 11 साल से यह घोषित इमरजेंसी चल रही है। अब इस वक्त चूंकि बिहार में इलेक्शन है तो ये उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं उस इमरजेंसी की। तो इसमें से तो हमारे ख्याल से जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये हम लोगों का सबका, मेरे को छोड़ के मेरे ख्याल से अभिषेक जी का, हम ही लोग तो 1975 में होंगे 7-8 साल के, नहीं तो आप लोगों का तो बर्थ भी उस वक्त नहीं हुआ होगा। अब ये 50 साल का राग अलाप रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये जनता यहाँ की समझ रही है। आप अपना उपलब्धि बताओ ना कि 11 साल में आपने सेंटर में क्या किया, 20 साल से बिहार के अंदर आपकी जो गठबंधन की सरकार चल रही है डबल इंजन की, आपने क्या किया? ये बरसी मनाने से बिहार की जनता का कुछ नहीं होने वाला है भला। नहीं, लेकिन तो बरसी मनाना, कार्यक्रम करना, क्या ये गलत है क्या कि आज की पीढ़ी या आने वाले समय की पीढ़ी को ये एहसास हो कि उस दौर में क्या हुआ था? इतिहास तो लोगों को पता होना चाहिए ना सर। 21 महीने रही, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। उसको इंदिरा जी को उनकी सजा भुगतनी पड़ी, सरकार कैसे चली गई, यही से बिहार की धरती से जेपी आंदोलन चला और सरकार को उखाड़ फेंका, उसका खामियाजा उसने भुगत लिया। और फिर उसके बाद वो दोबारा सरकार में आई, कांग्रेस में ही ये लोग थे, वरुण गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, ये वरुण गांधी थी, इनकी मदर थी। इसको तो सब बीजेपी ने इलेक्शन लड़ाया, जैसे हमारे अभिषेक भाई बोल रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ, जो लोग इनके जेपी को गाली देते थे उनको बीजेपी ने वहां मिनिस्टर बनाया, एमपी बनाया। तो ये 50वीं वर्षगांठ मना के ये जनता को भरमा रहे हैं, तो इससे जनता इनके भ्रम में आने वाली नहीं है। ये 2014 के बाद आके जिन्होंने घोषित इमरजेंसी लगा रखी है, नोटबंदी कर दी, मन चाहे जो कानून आया वो बना लिया। अभी इनका था कि अब की बार 400 पार ये किस लिए ला रहे थे? संविधान को बदलने के लिए ला रहे थे। संविधान में तो इनका भरोसा है नहीं। ठीक है, तो आपको दिक्कत हो रही है कि अगर वो कार्यक्रम एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इन्होंने मुझे बताया अभी आरजेडी प्रवक्ता ने, मैं 90 के दशक का बच्चा हूं। इमरजेंसी में मेरे पिताजी बीएससी में थे जी। नहीं सर, हम अपनी एज की बात कर रहे हैं कि हम लोग 75 में 7-8 साल के रहे होंगे, जितने हम लोग पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। अब ये 50 साल की जो हिस्ट्री बता रहे हैं ना, आपने 2014 के बाद क्या किया, आज की युवा क्या चाहता है, महंगाई से परेशान है, पहले के दौर को भी तो याद कीजिए ना। अभी तो हम बात आपातकाल के दरमियान की बात कर रहे हैं, तो आप ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि कांग्रेस ने उस वक्त गलत किया, या फिर आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, आप क्यों नहीं कांग्रेस जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं।
नहीं, लेकिन ये आप साथ बीजेपी में नहीं, लेकिन अगर आप इंडिया ब्लॉक में, इंडिया गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ते हैं, नहीं साल को सर सुनिए, अगर आप इंडिया ब्लॉक में, नहीं मैं जस्टिफिकेशन तो मांग भी नहीं रही हूँ और ना मैं जस्टिफाई कर रही हूँ सर, ना 11 साल को ना उस 21 महीने के दौर को, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब आप इंडिया ब्लॉक में एक सार्वजनिक मंच पर हाथ से हाथ मिलाकर खड़े होते हैं, चुनाव में आप साथ आते हैं, एक दूसरे की विचारधारा से आप मेल खाते हैं और आप ये कहते हैं कि हाँ ठीक है अब कांग्रेस सही कर रही है, तो जो सही कर रही है वो उसका आप समर्थन करते हैं, लेकिन जो गलत किया उसको आप खुले मंच पर स्वीकारिए तो सही। आप तो यहां पर भी नहीं स्वीकार रहे। राहुल गांधी दबे मुंह से भले कांग्रेस कहती हो कि हाँ उस समय कुछ गलतियां हुई या गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सार्वजनिक मंचों से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, ये बीजेपी के लोग जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संविधान के साथ क्या हुआ इमरजेंसी के पीरियड में 1975 में, ये संविधान के साथ क्या कर रहे हैं ये भारत की जनता नहीं देख रही है। ये संविधान को ये मानने वाले लोग हैं कि संविधान को बदलने वाले लोग हैं, 400 के पार इसलिए आना चाह रहे थे ना कि संविधान बदल देंगे। तो जो इस वक्त राजीव गांधी संविधान लेके चल रहे हैं, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार महागठबंधन के साथ सेक्युलर पार्टियों का है, वो संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान को हम लोग बचाएंगे। ये चाहे जितना भी जो बरसी मनाना है मना ले, जितना प्रोपेगेंडा फैलाना है फैला लें, लेकिन बिहार की जनता इस चीज को जानती है। ये इलेक्शन, अगर बिहार में इलेक्शन नहीं होता तो बरसी भी नहीं मनाते सर। 50 साल नहीं होते क्या? इलेक्शन है, ये तो 50 साल की बरसी है ना, ये 50 साल तो हुए हैं ना, चाहे बिहार में इलेक्शन होते या नहीं होते, लेकिन उस काले अध्याय को तो 50 साल हुए हैं। अरे मोदी जी नहीं होते, मैं आऊंगी अभिषेक जी, मैं आऊंगी अभिषेक जी, जी अपनी बात पूरी कीजिए बादशाह आलम जी। ये 50 साल तो होएगा ही, लेकिन बात तो ये भी तो देखिए कि 2025 इस वक्त चल रहा है, तो 25 में क्या हम 50 साल पीछे का ही देखेंगे कि क्या चल रहा था, क्या हमारी कंडीशन उस वक्त। तो आपका महंगाई था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा में कितनी गिरावट थी उस वक्त, उसको लेकर आंदोलन चला, उनको जाना पड़ा, सरकार से बाहर होना पड़ा। फिर ये आते आते अब ये 2025 का है, तो अब आप राहुल गांधी को आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे क्या कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी। आप बीजेपी का इतिहास गिनवा देते हैं, आप बीजेपी का इतिहास गिनवा देते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के इतिहास की बारी आती है तो आप कहते हैं कि आप क्या इतने पीछे राहुल गांधी को लेकर जाएंगे। ठीक है आलम जी, मैं रुक करूंगी आपका। अभिषेक जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, ठीक है? नहीं ठीक है अभिषेक जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक और मैं सवाल इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। जो उस वक्त इंदिरा गांधी या उसके शासन या फिर उस दरमियान जो इमरजेंसी लागू की गई उसके जो प्रशंसक रहे, अब वो इतने मजबूर हो गए कि वो बीजेपी के विरोध में अब कहीं ना कहीं उसके प्रशंसक जिन्होंने उस वक्त उनका विरोध किया, इमरजेंसी का विरोध किया, इंदिरा गांधी का विरोध किया, उस इमरजेंसी के फैसले का विरोध किया, यातनाओं को उन्होंने झेला, जो वो विरोध कर रहे थे अब वो बीजेपी विरोध के चलते अब उसी का समर्थन कर रहे हैं, उसके प्रशंसक हो गए हैं। ये आप महसूस करते हैं? देखिए बिल्कुल, ये सवाल मुझे लगता है कि आपने एकदम बेतुका सवाल किया। इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी की ज्यादतियों के लिए दोषी माना जाता रहा संजय गांधी को, और फिर उसके बदले में अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से या मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाए या उनसे इसका हिसाब किताब लिया जाए। ये तो बिल्कुल यही बात हुई कि गुजरात में दंगा हुआ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और हिसाब पूछा जाए वहां। हिसाब नहीं पूछ रहे हैं ना सर, हिसाब नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी संसद की संविधान की कॉपी संसद में लहराते हैं और वो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो आप ये बताइए अगर आज संविधान खतरे में है तो तब क्या था जब संविधान को बदल दिया गया था, संशोधित कर दिया गया था? बात करने नहीं दे रही है, दिक्कत यही है। संविधान की बात है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ। 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना, 2014 तक नरेंद्र मोदी के आने के पहले तक 64 साल में सरकार की कारगुजारियों पर, सरकार के कारनामों पर कितनी संविधान पीठ बनी? बमुश्किल आधा दर्जन, चाहे बोम्बई केस हो, चाहे केशवानंद भारती केस हो, इस तरह के बाकी साहबानों वगैरह पे बना जो सरकार की कारगुजारियों पर नहीं था। लेकिन 2014 से लेकर 2024 के बीच मुझे लगता है कि 2 दर्जन कम से कम संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट को बनानी पड़ी। 2 बार तो दिल्ली सरकार के अधिकारों को तय करने के लिए दिल्ली की विधानसभा में चुनी गई सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड पर संविधान पीठ, महाराष्ट्र के मुद्दे पर संविधान पीठ, नाबाम रेबिया मामले पर संविधान पीठ, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर संविधान पीठ, इसके बाद राइट टू प्राइवेसी पर संविधान पीठ। मतलब गिनती नहीं है संविधान पीठ की। तो ये और मैक्सिमम जगह सरकार को झुकना पड़ा। एनजेएसी भारत के संविधान का, आजाद भारत के इतिहास का आपको पता होना चाहिए, आजाद भारत के इतिहास का इकलौता संविधान संशोधन न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने 100वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर पास कराया था,
वो इकलौता संविधान संशोधन विधेयक है जिसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने पूरी तरह से उसे खारिज करने का काम किया। अन्यथा इसके पहले कभी ऐसा होता था कि किसी किसी संविधान संशोधन के पार्शियली कुछ हिस्सों को सुप्रीम कोर्ट खारिज करती थी, इक्का दुक्का। ये नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर ये काला धब्बा लगा कि मोदी सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो संविधान पीठ बने मोदी सरकार की कारगुजारियों पर, दर्जनों संविधान पीठ। संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो मोदी सरकार के द्वारा किया गया और संविधान विरोधी राहुल गांधी हो गए। मतलब जो व्यक्ति अभी तक सत्ता में नहीं आया वो संविधान विरोधी हो गया। लेकिन जिसको सब लोग देख रहे हैं कि आरटीआई को कैसे कमजोर किया गया, आम जनता के हाथ में जो मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ममता जी हमारे साथ हैं। ममता जी, मुलाजिम किसने ममता जी से मैं इसका सवाल का जवाब ले लेती हूँ। किसने खत्म की? ठीक है, तो आंखों के सामने है। ठीक है, संविधान पीठ सबसे ज्यादा मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, पैनल में मौजूद सभी लोगों से, कि पिछले 10 सालों में जितनी संविधान पीठ बनाने की नौबत सुप्रीम कोर्ट को आई है, क्या उतनी संविधान पीठ पिछले 64 सालों में बनी है? ठीक है, ममता जी बताएंगे। ममता जी 14 के बीच। तो ये सब बेकार की बातें। देखिए, नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ अभिषेक जी को आप अघोषित कांग्रेस प्रवक्ता बोल दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो चीजों को पूरी तरह से बायस्ड है, पूरी तरह से। उन्हें ना चीजों का पूरी तरह से आकलन करना आ रहा है, ना उसको चीजों को सही ढंग से आगे रख रहे हैं। अब मैं अपनी बात करती हूँ। बात कर रहा है वो बायस हो गया मैडम। अभी बादशाह जी लालू यादव जी का नाम मीसा। अरे बादशाह जी दूसरे की बात भी पिछले 11 साल में अभी अभिषेक जी ने फैक्ट रखे हैं, पिछले 11 साल में कितनी बेंच बनी, उसमें तो बता दीजिए ना। कितनी देर से आप लोग बोल रहे थे, हिम्मत तो रखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है आलम साहब, ठीक है आलम साहब, आपके बारे में कोई नहीं बोला था, एक बार सुन लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है, ठीक है आलम साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। ममता जी का समय है। बादशाह जी लालू यादव जी की बेटी का नाम मीसा अगर याद है तो दोबारा से याद कर लीजिएगा, और मीसा कानून को भी याद कर लीजिएगा। मनीषा जी, ये सारे लोग अगर गौर से देखें, एक बहुत बड़े नरसंहार को भी अपनी इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए बिल्कुल दरकिनार कर दे रहे हैं। हजारों लोग 1.5 साल में, 2.25 साल में मृत्यु को प्राप्त हुए, जेलों में मर गए, इन्हें याद नहीं आती। उन लोगों के परिवार के लिए कोई याद नहीं आ रही कि इमरजेंसी को जस्टिफाई करने लगे। लाखों लोग बिना कारण जेलों में बंद कर दिए गए। आज ये बताइए, पिछले 10 साल में कितने लोग बिना कारण जेल में सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए। पूरे लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, लोगों के मौलिक अधिकार छीन दिए गए, और ये डिबेट पर आके सारे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इमरजेंसी की। एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की थी कि इमरजेंसी लागू की। एक व्यक्ति ये चीज नहीं कह पाया, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। और बात करते हैं 10 साल की इमरजेंसी की, पिछले 10 साल की इमरजेंसी की, जिसमें देश ने सबसे ज्यादा विकास किया, इन्हें विकास दिखना बंद हो जाता है। देखिए, मैं इन सबके लिए और कांग्रेस के लिए भी एक वाक्य का यूज करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूंगी, ये लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं, ये कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे रेस में घोड़ने वाले घोड़े को ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं, यानी उन्हें एक नैरेटिव दे दिया जाता है या एक बात बता दी जाती है कि बस आपको इसी पर ही स्ट्रिक्ट रहना है, आपको आसपास देखना ही नहीं है। इन्हें हजारों लोगों का नरसंहार नहीं दिखता, इन्हें लाखों लोग जो जेल में ठूसे गए वो नहीं दिखते, इन्हें उन परिवारों की याद नहीं आती कि उन परिवारों के जो अकेले खाना कमाने वाले लोग थे, उनकी मृत्यु हो गई, इन्हें उससे भी कोई मतलब नहीं। और बात करते हैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने मोदी सरकार से पहले संविधान के मूल रूप को आधे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही चीजों के कारण पूरी तरह से बदल दिया। इतना बदल दिया कि उसका जो मूल रूप है उसी में नए शब्द जोड़ दिए गए। पर नहीं, ये नहीं बोलेंगे। क्योंकि इन्हें बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करना है, देश का विरोध हो, सेना का विरोध हो, सेना पे सवाल उठाना, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है कि बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के लिए वो नरसंहार को भी जायज ठहराते हैं, इमरजेंसी को भी जायज ठहराते हैं, लाखों लोगों को जेल में जाने को भी जायज ठहराते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसी राजनीति पर, जो राजनीति लोगों से हटकर सिर्फ अपनी एक राजनीतिक पार्टी के अस्तित्व के लिए लड़े। सिर्फ मैं दिखना चाहूंगी। ये लोग ठीक है, संजीव जी का मैं रुक लेती हूँ। एक दूसरे के अगेंस्ट करती है, सेंटर में जाके एक साथ खड़ी हो जाती है, तब इन्हें एक दूसरे के भ्रष्टाचार नहीं नजर आते। ठीक है, संजीव जी का मैं रुक कर लेती हूँ। संजीव जी, अभी आपने सुना होगा ममता त्यागी जी ये कह रही है कि भाई मोदी को हराने के लिए अपना नरसंहार मेरे ऊपर आरोप लगाया। सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं संजीव जी का रुक करूंगी, लेकिन अभिषेक जी मुझे क्लियर करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, करिए ना सर, करिए। नहीं,
कि कांग्रेस के अघोषित प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं। मैं इनको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं कि भारत के संविधान पर यदि चर्चा करनी है, चाहे जिस अनुच्छेद पर चर्चा करनी हो, आ जाइए जिस दिन चर्चा करनी है, किस मुद्दे पर चर्चा करनी है। और एक भी तथ्य अगर मैंने जो दिए है वो गलत हो, आप बता एक दीजिएगा भी तथ्य जो मैंने दिए है वो उनके गलत हो नेता तो मैं को, राहुल पत्रकारिता गांधी खोल जी दूंगा। को, जो संविधान को पॉकेट अरे इमरजेंसी में राहुल गांधी कहाँ से आ जाते हैं? उनसे उन्हें आप ये कहें नहीं कि पता कि संविधान में लिखा क्या है। उन्हें संविधान के मौलिक अधिकारों, मौलिक अरे जिम्मेदारियों तक ममता का जी, एहसास नहीं है। ममता जी, इमरजेंसी में राहुल गांधी कहाँ से आ जाते हैं? अब इसका मतलब तो यही कहा जाए जो इसका व्यक्ति, जो समाज आपके अपने कहने इतिहास को भूल जाता है, याद रखेगा। ये मैंने नहीं कहा, ये पुराने सब लोग इमरजेंसी इस के बात से इतिहास का justify राहुल करते हैं। गांधी से क्या लेना देना है, ये बताइए ना। अभिषेक जी सुन लीजिए, जो समाज, जो परिवार, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास उससे उससे दुगनी और तीन दुनी कीमत भविष्य में फिर से लेता है। तो ये उस बात इतिहास सबको में पता जरा है। ये बताइए ना, इसलिए इतिहास इमरजेंसी के भूलना इतिहास में मेरी बहुत भी बड़ी जान गलती बुद्धि हो होगी। सकती है। नहीं, इसलिए नहीं। इमरजेंसी याद रखना, इमरजेंसी नहीं, के नहीं। स्टार्ट को पता होना, एक हर एक मिनट। समाज के, हर एक देश के नागरिक का ममता हक जी, है, उसे पता हो। ममता जी, इमरजेंसी के इतिहास में मेनका गांधी जुड़ती है या राहुल गांधी जुड़ते हैं, ये हमें बता दीजिए, मेनका क्लियर गांधी कर और राहुल दीजिए। गांधी अगर गांधी ये साफ परिवार हो के जाएगा। अगेंस्ट आ रहे हैं, मेनका गांधी अगर राहुल गांधी परिवार के अगेंस्ट आ रहे हैं, उनकी नीतियों से सहमत नहीं है, तो क्या अच्छा, उन्हें समाज के लोग, इमरजेंसी में जिनकी भूमिका थी अरे वो आप अगेंस्ट आ राहुल रहे हैं, गांधी वो की आपके डायनेस्टी साथ का, है। आप बंसीलाल राहुल आपके गांधी साथ हो गए। डायनेस्टी का अभिषेक जी, आपकी बात सुन ली, आपने जवाब दे दिया है। ठीक है, मैं संजीव जी का रुक लेती हूँ। संजीव जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, ठीक है। ममता जी का, ठीक है, ममता जी का सवाल, ममता जी का सवाल था संजीव जी। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, आपने के अनपढ़ों की तरह ममता जी बहस मत कीजिए। नहीं, ठीक है, आपने अपना पक्ष रख लिया अभिषेक जी। ममता जी का सवाल संजीव जी आपने सुना। बातों को दोनों तरफ से रखना सीखे, बायस होके मैं बातें नहीं दोनों करनी। तरफ ठीक है ममता जी, सुन तो लीजिए। अब आपने सवाल किए, आपने सवाल किया, उसका जवाब ले लीजिए। आपने सवाल किया ममता जी, उसका जवाब मैं संजीव जी से ले लेती हूँ। ठीक है अभिषेक जी, आप जो तथ्य रख ठीक रही हैं है, वो तथ्य गलत है। ठीक है, आप ठीक है। तथ्यात्मक रूप से गलत दिशा में जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी को दोष देना। मेरे पास और भी मेहमान है सर, अभिषेक जी, मेरे पास और भी गेस्ट है, मेरे पास और भी मेहमान है, मुझे उनका भी रुख करना है। ठीक है संजीव जी, अभी उन्होंने कहा, ममता जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मोदी विरोध में ये लोग ना इमरजेंसी को गलत ठहराएंगे या ना तो ये लोगों की जेल भी नहीं गए थे। नहीं, एक मिनट ना सर, मेरा सवाल उनके आपसे नहीं है prisoner सर। list में उनका जब नाम आपसे भी सवाल नहीं है। करूंगी मैं आपका रुख वो करूंगी, कब आप अपनी से- बात वो कब रखिएगा। से मोदी संजीव जी का मैं, इमरजेंसी के प्रतीक हो गए। ठीक है, मैं संजीव जी से इसका इमरजेंसी जवाब विरोध चाहती हूँ। संजीव जी जी क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? ममता जी कह रही है कि मनीषा मोदी जी, विरोध में इतने अंधे हो गए देखिए, कि मैं ना बड़े नरसंहार को आदर के गलत साथ एक बताएंगे। बात रखना चाहता हाँ, हूं हाँ। कि ममता जी को आज की इस डिबेट में कोई तैयारी से नहीं आई है। इनको ऐसा लगता है कि यहां पर बैठे हुए पैनलिस्ट आपातकाल को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपातकाल को किसी ने जस्टिफाई नहीं किया है। कंपेयर ये किया जा रहा है कि जो लोग आपातकाल को 50 साल बाद बरसी के तौर पे पूरे देश में लेके जाना चाहते हैं, उनकी करतूतें क्या हैं। पिछले 11 साल पहले जब देश में मोदी जी की सरकार आई थी, तो मोदी जी को बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पे देश की जनता ने इलेक्ट किया था, लेकिन मिला क्या देश को? 57 लाख करोड़ कर्जा था उस दिन जब ये सत्ता में आए। आज 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज देश पे हो चुका है। आज देश में बेरोजगारी कहां पे पहुंच गई है, महंगाई कहां पर पहुंच गई है। यही रोडों पे घूमते थे और इनके बड़े नेता ये बोलते थे कि देश का रुपया अगर गिर रहा है तो देश की साख गिर रही है। आज देश का रुपया कहां पहुंच गया है? देश में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनके 11 साल का जो करतूते हैं, और अभी अभिषेक जी ने एक फैक्ट्स रखा था, मैं एडवोकेट हूं, पिछले 11 साल के अंदर जितने संविधान पीठ बनी है इस पे, क्योंकि ममता जी की कोई तैयारी नहीं है। ममता जी ऐसी पार्टी से आते हैं जिनके प्रधानमंत्री भी पढ़े लिखे नहीं है। इनको तो सुबह बैठ के झूठ बोलने से के अलावा शाम तक और कुछ नहीं आता है। इसको ऐसी जगह पे ले जाके बैठा दिया है, ठीक है, भाईचारा लेकिन कर दिया है। सर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। जिस देश के अंदर आपस में सब मिलके रहते थे, सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, इन लोगों ने जातिवाद को फैलाया, इन लोगों ने धर्म से धर्म को लड़ाया। आज सेना का अपमान ये कहते हैं कि दूसरे लोग कर रहे हैं, सेना का अपमान ये लोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आर्मी की ड्रेस में अपनी फोटो खिंचवाने के लिए बिहार में जाने के लिए समय है, लेकिन यहाँ पे जब ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग होती है, सर्वदलीय मीटिंग होती है, उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो देश में इमरजेंसी के दौर को घोषित इमरजेंसी काल अभी भी हमारा युवा और हम लोग देख रहे हैं। उससे हमारे को चिंता करनी पड़ेगी।
देश की बार बार सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणियां कर रहे हैं। ठीक है सर, सेना के सामने उनकी वर्दी पहनकर उनके साथ वो खाना खाएं, उनसे संवाद करें, उनके अनुभवों को साझा करें, तो फिर वो सेना का अपमान है। राहुल गांधी अगर सबूत मांगते हैं कि भाई आपने एयर स्ट्राइक की, हमें सबूत दो, वो अपमान नहीं है। ठीक है, बहरहाल आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहता है। अब चाहे आप नहीं ठीक है सर, मैं समझती हूँ कि आप विपक्ष में हैं और आपका ये पूरा अधिकार भी बनता है कि आप अपने पक्ष को रखें और आप हर एक का जो आपको बेहतर नहीं लगता आप उसका विरोध भी करें। ठीक है संजीव जी, बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बादशाह आलम जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ममता त्यागी जी, आपने भी अपना पक्ष रखा, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आप चारों खास मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ ही चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन भले आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हों और आज 50 साल पूरे होने पर भले बीजेपी जो है वो तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इस बीच भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।